वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपीपीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। इस सीरीज को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं जो 2023 में मेंस देने जा रहे हैं या फिर उसके बाद 24-25 वाले जो लोग हैं वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं जिन टॉपिक से। तो इसको अगर आप अच्छे से रेगुलरली फॉलो करेंगे, अपने नोट्स को भी साथ में बनाते हुए चलेंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज होगी, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर लाभ ले सकते हैं। साथ में आप यूकेपीएससी, एचसीएस, बीपीएससी के लिए भी इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और आपने अगर अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आपको पता है एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट की योजनाएं। तो जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जाता है उसको हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि सरकार का प्रयास है कि जो भी कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसी के क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, तो भारत ने 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों आपको इंडिया के टारगेट्स पता होने चाहिए कि एनर्जी इंडिपेंडेंट हम 2047 तक होंगे और नेट जीरो कब तक हम अचीव कर लेंगे? 2070 तक। तो नेट जीरो क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितने हम एमिशंस करें उतना ही हम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लें जो भी एमिटेड गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। तो एक तरह से हमारा जो बैलेंस आएगा वो जीरो आएगा कि हमने जितना भी एमिट किया है, जितनी भी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया है, उसी के बराबर हम उनको रीएब्जॉर्ब कर लें। तो इन दोनों का सम जीरो हो जाएगा, यही होता है नेट जीरो। ठीक है, तो इसका ईयर पूछा भी गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में पिछली बार। उसके बाद देखिए, तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो टारगेट है हमारा, ये जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं, जो भी इकोनॉमिक स्फीयर्स हैं, यहाँ पर हमको रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अभी परेशान मत होइएगा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि हाइड्रोजन का जो उपयोग है ये नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप में विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, विमानन और समुद्री परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि अब ये जो हाइड्रोजन को हम यूज करने की बात कर रहे हैं, ये किस किस क्षेत्र में यूज किया जा सकता है? एक बार ये थोड़ा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें यूज हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स के रिप्लेसमेंट के रूप में यूज हो सकता है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है एंड पोटेंशियली ऑल्सो फॉर डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन। जो पावर जनरेशन है इसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एविएशन सेक्टर और मरीन ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ये पॉइंट्स कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे मेनली जो हमारा ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है
इसके बारे में देखेंगे थोड़े से, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए गए हैं। ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा जनवरी 2022 में, और इसके जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला ये है कि भारत को ये दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक अग्रणी उत्पादक बना देगा, यानी कि एक लीडर प्रोड्यूसर और सप्लायर बना देगा। ये मिशन का ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्रिएट करेगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए, यानी कि निर्यात अवसरों का सृजन करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के। साथ में जो फॉसिल फ्यूल्स और उसके संबंधित जो अन्य फ्यूल्स हैं उन पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी कम होगी। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो अगर आप खुद भी सोचेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया है तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे होंगे तो वही पॉइंट्स इन्होंने बस पॉइंट वाइज कर दिए हैं। तो अगर आप इसको समझेंगे तो इतना रटना नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और साथ में R&D को की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। तो कई बार किसी मिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप बनाकर पॉइंट्स को लिख पाएंगे। उसके बाद मिशन आउटकम्स। देखिए मिशन आउटकम्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम आगे करेंगे। तो पहले उस स्लाइड में चलते हैं। देखिए तो ये पहले देख लेते हैं। बेसिकली 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। किस बेसिस पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनको जिस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस तरह से प्राप्त किया जाता है, उस बेसिस पर इसको ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और जहां पर भी ग्रीन नाम आ जाए तो याद रखिएगा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, इसीलिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो इसको प्राप्त करने के जो 3 तरीके हैं उन्हीं बेसिस पर इनके ये 3 हाइड्रोजन के नाम रखे गए हैं। तो सबसे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है जिससे हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। तभी जो हमारा मिशन है वो क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए यही लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेथड ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन हाइड्रोजन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर 3 कैटेगरीज है। अब देखिए जो ग्रे हाइड्रोजन है वो क्या है, तो ग्रे हाइड्रोजन, इसमें हम हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है कोल और लिग्नाइट के गैसिफिकेशन से, या फिर स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन जैसे प्रोसेस से, नेचुरल गैस के स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन प्रोसेस से हम प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें जब हमको हाइड्रोजन प्राप्त होती है तो उसमें कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ नहीं, इसीलिए ये हाइड्रोजन प्राप्त करने का अच्छा तरीका नहीं है। फिर आते हैं हम ब्लू हाइड्रोजन में। इसमें क्या होता है, देखिए इतना जो मेथड है इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मोटी मोटी बात समझने की ज़रूरत है, वो समझ लीजिए। फिर ब्लू हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस या फिर कोल गैसिफिकेशन के कंबाइंड प्रोसेस से, जिसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूज टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो कार्बन एमिशंस हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि एक तरफ हो गया ग्रे हाइड्रोजन, एक तरफ हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे इको फ्रेंडली है। इसमें बहुत सारे एमिशंस होते हैं, लेकिन एक बीच में आता है ब्लू, जिसमें इससे तो कम एमिशंस होते हैं लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं। इसी बेसिस पर ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इसीलिए जो ब्लू हाइड्रोजन है वो भी हम उस रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे भी हमको एमिशंस दिखाई देते हैं। अब आखिरी वाला जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जिस पर हमारा पूरा मिशन बेस्ड है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है उसी में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं पानी का, और हम ग्रीन हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। इसमें जो कार्बन इंटेंसिटी है ये अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करती है, कार्बन न्यूट्रलिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए तो फाइनली हमारा जो जनरेशन होगा वो थोड़ा इको फ्रेंडली हो जाएगा और एमिशंस कम होंगे, राइट। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये तीनों हो गए हमारे
हाइड्रोजन, अब हम देखते हैं जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बेनिफिट्स जो हम देख रहे थे, आउटकम्स, उस पे चलते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसमें एक्सपेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 तक इसके क्या आउटकम्स होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आउटकम माना गया है कि 2030 तक डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 गीगावाट इन द कंट्री। तो जो हमारे यहाँ 125 गीगावाट एनर्जी का रखा गया है टारगेट, उसके साथ हम लोग डेवलप कर लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी, 5 MMT यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन की पर एनम। तो ये रखा गया है पहला टारगेट। तो 5 MMT तक 2030 तक हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा पर एनम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है टोटल कि 2030 तक इसमें आ जाएगा, और 6 लाख इसमें जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ में दूसरा क्या रखा गया है, कहा गया है क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स में। हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट में, तो ये लगभग 1 लाख करोड़ का रिडक्शन हमको देखने को मिल सकता है। आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वार्षिक जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है इसमें लगभग 50 MMT की कमी आएगी, यानी कि 50 मिलियन मीट्रिक टन की हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो एक बार ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद रहे अगर तो ये हमारे हो गए पूरे पॉइंट्स। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लिखिए, आपको पूरा अगर आप नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप साथ में एक बस हेडिंग डाल लीजिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, और उसके चारों तरफ एक तरफ आप लिख दीजिए कि इसके क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि, और एक तरफ पॉइंट बना लीजिए इसके आउटकम्स, और उसमें शॉर्ट कर कर अगर आप लिख लेंगे, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे तो आपको वो याद रहेगा और उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये हमने देख लिए हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब हमें बताना है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना अगर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, तभी हम इस पर एम्फेसिस दे रहे हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन एनेबलिंग एनर्जी ट्रांजिशन, जो भारत का प्रयास है कि हम अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी है उससे हम जो इको फ्रेंडली रिसोर्सेज है एनर्जी के, उन पर डिपेंडेंसी को बढ़ाएं। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें भी हेल्पफुल होगा। उसके बाद डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रीज। डीकार्बनाइजिंग क्या होगा, देखिए कार्बन एमिशन होता है इंडस्ट्रीज से, तो डी कार्बन, जिससे कार्बन एमिशन ना हो। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डीकार्बनाइजिंग आपने लिखा है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद सेल्फ रिलायंस, एनर्जी जो सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। तो ये हमारे बेनिफिट्स हो जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग करने से। उसके बाद बाकी बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए अब हम ये देख रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बेनिफिट्स, तो ऑलमोस्ट सेम होंगे जो आप ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसके और इसके बेनिफिट्स लगभग सेम होंगे, लेकिन बस ये दोबारा लिख गए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला पॉइंट हो जाएगा इंडिया को एक लीडिंग प्रोड्यूसर और सप्लायर बनाना ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्या बेनिफिट होगा कि इंडिया जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर और सप्लायर बन जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की हमारी बढ़ जाएंगी। जब हम प्रोड्यूसर भी हो जाएंगे और सप्लायर भी हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट तो थोड़े डिफरेंट हो गए। उसके बाद डीकार्बनाइजेशन होगा, जो हमने ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट में देखा है। तो चीज़ें सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या बेनिफिट होगा और ग्रीन हाइड्रोजन का क्या होगा, तो आप पॉइंट्स थोड़े से इसमें सिमिलर ला सकते हैं, ठीक है। तो डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्रियल, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स जो है यहाँ पर कार्बन एमिशन कम हो। उसके बाद रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल्स, ये ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट है, तभी तो हमने एक मिशन चलाया है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकेंगे देश में, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दे सकेंगे।
आप ये देखें कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो आपने देखा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लेंगे तो वही हमारे लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वही बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, तो कई बार हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे सबके बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज पॉइंट सब में थोड़े थोड़े से हमें सिमिलर दिखाई पड़ते हैं। ये हमने देख लिए इसके बेनिफिट्स। उसके बाद अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। क्या लिमिटेशन है वो भी देख लेते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हर जगह होती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सबसे पहला होगा कि जो ये ग्रीन हाइड्रोजन हम डेवलप कर रहे हैं ये अभी इनिशियल स्टेज में है, और इसके लिए प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना की आवश्यकता होती है, उसको हम विकसित अभी नहीं कर पाए हैं। तो जब कोई भी चीज़ अगर इनिशियल स्टेज पर होगी, उसके बारे में हम ज़्यादा अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितनी बेनिफिशियल होगी और कितना हम उसका उत्पादन कर पाएंगे। और ये लागत प्रभावी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी तो उसका प्रोडक्शन भी उस अमाउंट में नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें पानी की आवश्यकता पड़ रही है। हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, हमने बचपन में पढ़ा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ये ऑलरेडी हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है, पूरी सारे कंट्रीज में वाटर क्राइसिस की समस्या दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग पानी के माध्यम से थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो ये हमारी ग्रीन हाइड्रोजन की थोड़ी सी लिमिटेशंस हो गई। उसके बाद अब हम क्या कह सकते हैं वे फॉरवर्ड, या फिर हम कुछ सजेशंस अगर हमें अपनी तरफ से देने हो तो हम क्या देंगे? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इसका जो विकास है वो अभी वैश्विक स्तर पर प्रारंभिक अवस्था में है, अभी इनिशियल स्टेज में हमने देखा। इसलिए भारत क्या कर सकता है? भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है कि वो इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सके, लीडर की भूमिका निभा सके। तो अगर भारत ऐसा कर लेगा तो ये भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि लोग कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स कैसी? इन फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस, टैंकर्स, इंटरमीडिएट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को रखने के लिए ये सारी भी समस्याएं दिखाई देती हैं कि उसके लिए पाइपलाइंस नहीं है, टैंकर्स नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए। तो ये सारी सप्लाई चेन जो है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए, इसके साथ इसकी कुछ सब स्कीम्स भी हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। तो वो दो सब स्कीम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है साइट, SIGHT। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी एक ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेवलप करना। तो ये क्या है? तो ये जो पहली वाली है साइट, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत तो साइट के अंतर्गत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ये हट गया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स की, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा जो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत भी ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट का प्रयास किया जाएगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके हाइड्रोजन का। ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उन्हीं को हब्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी दो सब स्कीम्स थी वो हमने देख ली। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, एक और सरकार की योजना जो है अग्निपथ स्कीम। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम हम सब ने सुनी है, और कई बार क्या होता है कि जब 1 साल या 2 साल पुरानी हो जाती है स्कीम तो उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करता है आयोग कि पुराने वाले जो जो रिसेंट होंगे उससे ना पूछकर एकदम पुरानी पूछ लेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके बारे में पता होगा आप लोगों को, लेकिन इसको डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो योजना है ये 2022 में शुरू की गई थी, और ये भारतीय सेना में युवाओं को प्रवेश देने के लिए योजना लाई गई थी। ठीक है, के लिए समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, और ये केंद्र सरकार की एक योजना है अग्निपथ योजना। इस योजना में क्या होगा कि सरकार
6.9 लाख तक के वार्षिक पैकेज के साथ भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी देगी। तो बेसिकली 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट की बात की गई थी और इसमें कहा गया था कि जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे उसमें 25% जो है उनको रिटेन कर लिया जाएगा। रिटेन का मतलब क्या होता है कि उनको रोक लिया जाएगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, बाकी लोग 4 साल बाद वो लोग हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई है। आगे क्या लिखा हुआ है और कौन से एलिजिबल कौन होंगे कैंडिडेट्स? तो 17.5 से 21 वर्ष के जो कैंडिडेट्स होंगे वो इस योजना में पार्टिसिपेट करने के लिए, एनरोल करने के लिए एलिजिबल होंगे। और आपने देखा हो तो जब ये योजना पहली बार लॉन्च की गई थी तो उस एज को 23 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए। तो ये योजना आपको शायद याद आ गई हो अगर आप भूल गए होंगे तो। और इसके क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक पैन इंडिया योजना होगी। पैन मतलब कुछ भी नहीं, मतलब पूरे भारत के लिए ये लागू होगी। पैन इंडिया का मतलब ये होता है, ठीक है। पैन इंडिया योजना होगी और ये भर्ती प्रणाली मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट पर आधारित होगी। 4 साल का जॉब का टेन्योर होगा। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर सके और ये जो लोग होंगे उनको अग्निवीर कहा गया था। साथ में इनको आकर्षक मासिक परिलब्धियां और सेवा निधि पैकेज भी दिया गया, यानी कि मंथली एमोल्यूमेंट्स और साथ में सेवा निधि पैकेज भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेवा निधि पैकेज अभी हम देखेंगे। और इसके साथ क्या होगा, इनको परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करने की भी अपॉर्चुनिटी होगी। यानी मैंने आपको बताया कि जो 25% होंगे उन्हीं को रिटेन किया जाएगा, तो जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं में से 25% रोक लिए जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इनको ये मिलेगी। साथ में based on merit and organizational requirements, up to 25% of अग्निवीर selected through central transparent system after 4 years। तो यही बात लिखी हुई है कि 25% को रिटेन किया जाएगा। उसके बाद ये इसके की फीचर्स हो गए। अब इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए हैं वो देख लेते हैं। तो स्कीम के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? यूथफुल प्रोफाइल जो है आर्म फोर्सेस में उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जितने भी आर्म फोर्सेस में लोग हैं वो उनमें युवाओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा यंग टैलेंट, क्योंकि 17.5 से 21 साल वाला इसमें रखा गया है एज ग्रुप, तो अट्रैक्ट करेगा यंग टैलेंट को सोसाइटी से और उनको जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं वो लोग उसको इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या आता है, ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी यूथ को कि वो अपने देश को सर्व कर सकें और यूनिफॉर्म को धारण कर सकें, भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लेकिन ये उनको मौका अवसर प्राप्त होगा। और क्या होगा, आर्म्ड फोर्सेस का जो इथोस होता है, जो उनका कमिटमेंट, कामराडरी और टीम वर्क है, ये हमारे यूथ तक पहुंच सकेगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। यानी कि लोकाचार, भाईचारा और प्रतिबद्धता और टीम वर्क जो है ये लोग 4 साल में सीखेंगे। तो एक तरह से हमारी जो आर्म फोर्सेस का जो ये रवैया या प्रोफेशनलिज्म जो है ये यूथ तक पहुंच सकेगा, ताकि वो जब 4 साल बाद आए, सोसाइटी का पार्ट बने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि ये अनुशासन, गतिशीलता, प्रेरणा, कार्य कौशल जैसी जो क्षमताएं हैं और गुण प्रदान करना, ये सब क्या होगा, ताकि जो युवा है एक संपत्ति के रूप में उभरे। आपको पता है कि युवाओं के पास अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो और स्किल्ड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट्स हमारे ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब माना क्या गया है कि इस स्कीम से क्या लाभ हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्या लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसकी क्या परिकल्पना की गई है। तो राष्ट्र के लेवल पर अगर हम देखें तो क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। सबसे पहला जो राष्ट्र के लेवल पर बेनिफिट एनविसाज किया गया है वो कहा गया है कि सभी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, इनके साथ जो युवा हैं, युवा में मतलब महिलाएं भी शामिल हैं, ठीक है, इनको इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि इनको इक्वल अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ विविधता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यूथ को, जिसमें विमेन को भी
इंक्लूड किया गया है। और राष्ट्र के लिए दूसरी क्या चीज अच्छी बात है कि नेशन बिल्डिंग होगी एक तरह से, और इसमें एम्पावर्ड, डिसिप्लिन, स्किल्ड यूथ सामने उभर कर आ सकता है, क्योंकि अगर वो मिलिट्री ईथोस को सीखेंगे तो वो अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे सोसाइटी में रहने के लिए। तो राष्ट्र के लेवल पर हमने ये एनविसाज किया है कि हमें स्कीम से ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या होगा बेनिफिट? आर्म फोर्सेस के लिए क्या देखा गया है? आर्म फोर्सेस में क्या होगा कि जो हमारी बैटल प्रिपेयर्डनेस है ये काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। कैसे इंप्रूव हो सकती है? क्योंकि इसमें एनर्जेटिक, फिटर, डाइवर्स और मोर ट्रेनेबल, रिजिलियंट यूथ होगा। कि कहा जाता है कि जितना ज़्यादा यंगर और यूथ होगा उसको उतनी ज़्यादा आप बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ज़्यादा फिट होगा। ठीक है, तो ये एक आर्म फोर्सेस के लिए बेनिफिट हो सकता है। दूसरे में क्या कहा गया है कि जो 25% को रिटेन किया जाएगा, तो एक तरीके से क्या किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट होगा विद रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। कठोर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के साथ हम बेटर चयन कर सकेंगे इस स्कीम के अंतर्गत। पहले तो हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम उनमें 25% को रोकेंगे, तो इनमें भी जो बेस्ट होंगे उनको रोका जाएगा। तो ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बेहतर होगा। उसके बाद यूथफुल प्रोफाइल हो जाएगी, यानी कि जो लोग हैं आर्म फोर्सेस में, अगर मान लीजिए कि उसमें कहा गया था कि लगभग उनकी जो एवरेज एज है वो 30s में पहुंच गई थी, और इसके आने के बाद आने वाले वर्षों में 25-26 साल एवरेज एज हो जाएगी आर्म फोर्सेस की। तो इसीलिए यूथफुल प्रोफाइल को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। फिर क्या कहा गया है, तकनीकी संस्थानों से भर्ती करके स्किल इंडिया के उद्देश्यों का लाभ उठाने का भी प्रयास किया जाएगा कि स्किल्ड और ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ये हमारे हो गए आर्म फोर्सेस के लिए बेनिफिट्स। उसके बाद अब व्यक्तियों के लेवल पर क्या बेनिफिट्स होंगे, देखिए अब आप क्या करिए, अब इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले एक बार पॉज कर या इसको रोक कर वीडियो को आप एक बार खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन्हीं से कुछ निकल कर आएगा। इंडिविजुअल्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? इंडिविजुअल्स हमने देखा कि वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके सामने एक देश को सर्व करने के लिए एक मौका होगा। यही तो बेनिफिट्स होंगे इंडिविजुअल्स के, और साथ में उनको अच्छा फाइनेंशियल पैकेज भी मिल रहा है। यही सारे तो पॉइंट्स होंगे। अब उनको देख लेते हैं। बस आप अगर चीज़ों को रटने के बजाय समझने का कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसीलिए देखिए अब इंडिविजुअल्स के पॉइंट्स क्या होंगे जो हमने देखा उसी में से निकल कर आएंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू फुलफिल ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेज एंड सर्व द नेशन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मिलिट्री डिसिप्लिन, मोटिवेशन, स्किल, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें वो सीख पाएंगे बेटर रूप में, और स्मूथ इंटीग्रेशन होगा उनका सोसाइटी में। जब उनके पास बेटर स्किल होंगे, सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे रूप से समाहित हो पाएंगे, सोसाइटी का अच्छे रूप से एक पार्ट बन पाएंगे। उसके बाद अच्छे फाइनेंशियल पैकेज होंगे उनके पास, इसीलिए वो अपने जो बाकी लोग हैं उनके साथ के उनसे बेटर पोजीशन पे होंगे। इसके बाद क्या होगा कि वो बेटर सिटीजन्स के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि उनके अंदर मिलिट्री ईथोस होगा। ठीक है, जो डिसिप्लिन वगैरह वो सीख कर आएंगे, उससे उनको एक हम बेटर नागरिक के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अगर उनको बाद में जॉब करनी होगी तो उनका जो रिज्यूमे होगा वो बाकी लोगों से काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, कि जो लोग वापस आ जाएंगे उनका जो रिज्यूमे फिर वो आगे की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनसे काफ़ी बेटर होगा। तो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट देख लिया है कि इंडिविजुअल्स के लेवल पर ये बेनिफिट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे एनविसाज किए गए हैं कि सोचे गए हैं कि ये बेनिफिट्स आगे हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे एडवांटेजेस। हमने देख लिया कि योजना से सोचा क्या क्या गया था, नेशन के लिए क्या लाभ होगा, योजना को लाया गया था तो नेशन के लिए लाभ सोच लिया गया था, आर्म फोर्सेस के लिए लाभ सोच लिया गया था, और इंडिविजुअल्स के लिए लाभ सोच लिया गया था। अब ये हमने देख लिया तीनों के लिए क्या क्या होगा। अब हम जो योजना है उसके लाभ की बात करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और हमें क्या डिसएडवांटेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें इस योजना के एडवांटेजेस यानी कि लाभ दिखाई दे रहे हैं।
तो आपने जो पॉइंट्स ऊपर देखे हैं उन्हीं में से आप कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करिए। क्या एडवांटेज हो जाएगा? सबसे पहले ये एडवांटेज हो जाएगी कि युवा हो जाएगा हमारा जो सशस्त्र बल है, ठीक है, यंगर आर्म फोर्सेस हो जाएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एवरेज एज है फिलहाल वो लगभग 32 साल है आर्म फोर्सेस में, लेकिन अगर इस योजना को हम लागू करते हैं, ये अच्छे से चलती है, तो ये जो एवरेज एज है वो 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी एवरेज एज, ठीक है, लगभग 25, 26, 27 साल के लगभग एवरेज एज हो जाएगी। और उसके बाद आता है पेंशन बिल, ठीक है। तो इस योजना से ये भी लाभ होगा कि सरकार का बहुत बड़ा जो खर्चा है वो ये भी है कि रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर लोग जो हैं वो कम रिक्रूट होंगे और इनकी संख्या कम होगी तो जो पेंशन बिल है वो भी कम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है? बेटर ट्रेनिंग और स्किल्ड फोर्स। यूथफुल आर्म फोर्सेस होगी तो ये इजीली ट्रेन हो जाएगी और न्यू टेक्नोलॉजी को, ऐसा कहा जाता है, जो जितना ज़्यादा यंग होगा उतनी जल्दी एडॉप्ट कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज हमें दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो आपको इसमें भले ही वो नहीं देखना है, आप ना मान रहे हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपको ये पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस देख लिए हैं हमने। लेकिन अब किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना है। आपको सिर्फ अच्छा किसी चीज़ में नहीं देखना है या फिर सिर्फ बुरा नहीं देखना है। आप खुद से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो आप खुद सोचने का प्रयास कीजिए। जब आप खुद सोचेंगे कि इसका क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके बाद आप किसी दूसरे को सुनेंगे या कोई लेक्चर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जो सोचने की तरीका है वो आपको पता चलेगा। तो ये जो योजना है, अब इसमें सब कुछ तो अच्छा नहीं है, कुछ इसमें चिंताएं भी जताई जा रही हैं कि ऐसा भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है कि ये जो प्रोफेशनलिज्म और स्पिरिट होता है मिलिट्री का वो कमज़ोर पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो इतने कम समय के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और लोगों को पेंशन बेनिफिट भी ऐसा कोई खास नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद दूसरा जॉब ढूंढना भी कठिन होगा। यहाँ पर एक जॉब ढूंढना कठिन होता है, ये लोगों को एक ज्वाइन करने के 4 साल बाद फिर से दूसरा ढूंढना होगा, तो ये भी काफ़ी बड़ी चिंता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसके अंतर्गत 6 महीने की ट्रेनिंग बताई जा रही है कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका भी काफ़ी लोगों ने इसकी भी आलोचना करी है कि 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिगरस और लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये भी हो सकता है जब 4 साल बाद लोग वापस आ जाएंगे और वो सारी मिलिट्री की जो भी तकनीकें हैं, गोली चलाना, जो भी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं, उनके साथ वापस आएंगे, तो इससे क्या होगा? हमें सोसाइटी में सैन्यीकरण देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने चिंताएं जो है वो सारी डिस्कस कर ली, लेकिन अब इसका कुछ हमें कंक्लूजन भी बताना होगा कि क्या कंक्लूजन है या आप वे फॉरवर्ड कह सकते हैं, तो वो हमारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और सुन लीजिए, जो आपने ऊपर देखा था सेवा निधि पैकेज, जो मैंने आपको कहा था बताएंगे, तो वो क्या है? बेसिकली जब 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 11 लाख का एक पैकेज दिया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, उसी को सेवा निधि पैकेज कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने सारी योजना से संबंधित देख लिए हैं। अब हम इसका कंक्लूजन वाला देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो हम कंक्लूजन में, अगर कोई भी सरकार की योजना होगी, आपको एग्जाम में अगर लिखना होगा, तो आप हमेशा ये बताएंगे कि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम इसके परिणामों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। आप ये नहीं कह देंगे कि एकदम बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे हमें नहीं लिखना होता है। हमें बताना होता है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बेहतर होने के चांसेस हैं और इसके जो परिणाम जब सामने आएंगे समय के साथ, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर रूप में एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? जो अग्निपथ स्कीम है ये स्वयं को आने वाले समय में प्रकट करेगी, यानी कि अपने आप को आने वाले समय में ये रिवील करेगी जब इसे अगले कुछ वर्षों में व्यवहार में लाया जाएगा, ठीक है। दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक बदलावों और युद्ध की बदलती प्रकृति और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के जवाब में सेनाओं ने संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा पहली बार कर रहा है, कई सारी कंट्रीज में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और भारत के कदम जो है ये बड़े
रुझानों के अनुरूप ही है, यानी कि जो लार्जर ट्रेंड्स रहे हैं, ग्लोबल जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, उसी के हिसाब से भारत ने भी ये कदम उठाया है। जहां अल्पकालिक सैन्य भर्ती में वैश्विक अनुभव भारतीय सेना को इसके फायदे और नुकसान को समझने और इसका आकलन करने के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है, वहीं भारतीय अनुभव भी अपने सशस्त्र बलों और इसकी युवा जनसांख्यिकी के आकार को देखते हुए अद्वितीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स लग सकते हैं और आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच देना है कि आने वाले समय में इसके परिणाम सामने आएंगे और ग्लोबली भी इसको फॉलो किया गया है, तो इंडिया उससे एक्सपीरियंस ले सकता है। इंडिया का भी साथ में भारत क्या कर सकता है, जो ग्लोबल एक्सपीरियंस रहा है उससे लेसन ले सकता है, उससे सीख सकता है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया जो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहे हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस के, वो उससे सीख सकता है। और साथ में इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक क्यों होगा, क्योंकि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसका साइज काफ़ी बड़ा है और इंडिया के पास एक यंग डेमोग्राफी है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक हो सकता है। तो आपको इसमें ऐसे अपना कंक्लूजन लिखना होगा, या फिर अगर आपको वे फॉरवर्ड के लिए कह दिया जाए, आप वे फॉरवर्ड लिखना चाहें तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा वैसे कर लिख सकते हैं अपनी भाषा में, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि सरकार अगर चाहे, आपको कुछ सजेशन देना है तो आप ये लिख सकते हैं कि सरकार चाहे तो जो लोगों को 4 साल के बाद नौकरी ढूंढनी है उसमें भी असिस्ट करे। ठीक है, तो ऐसा सरकार ने कहा भी है कि जो बाकी एग्जाम्स होंगे, कुछ एग्जाम्स के लिए सरकार ने कहा था कि उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर को। ठीक है, इस तरह से आप अपना वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों में जो कन्फ्यूजन है इस योजना से संबंधित या तो उसको भी सरकार दूर कर सकती है। ठीक है, लोगों में जो अलग अलग कन्फ्यूजन दिखाई दे रहे हैं या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी समझाकर इसके बेनिफिट्स के बारे में सरकार बता सकती है। इस योजना के बारे में या कोई भी योजना से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके एक सजेशन ये भी हो सकता है। ठीक है, जनरल उसमें। तो ये हमारी हो गई है अग्निपथ स्कीम। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, आपको पता है GS1 में आपको कवर करना है आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी किया है रिसेंट ईयर्स में, जो पूछा गया था 8 नंबर का क्वेश्चन, टाउन प्लानिंग पूछी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में हम पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे इंडस वैली का और टाउन प्लानिंग वाला पार्ट भी देखेंगे। तो देख लेते हैं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था आपको पता है 2500 से लगभग 1500 BC के लगभग ये आया था, और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, अर्बन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। काफ़ी सारे लोग ट्रेड और कॉमर्स में भी लिप्त थे, ट्रेड एंड कॉमर्स को भी वो उस समय पर बढ़ावा दिया गया था, इसीलिए ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, रूरल सिविलाइजेशन नहीं था। और इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। 2500 से 1500 BC के लगभग ये डेवलप हुई। ये अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। जो पहला अर्बनाइजेशन का फेज हमें भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखाई पड़ता है वो ये इसी सिविलाइजेशन के समय दिखाई पड़ता है। और इसके मेजर जो साइट्स हैं उसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, ठीक है, ये सारे आते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम देखते हैं। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा टाउन प्लानिंग डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाता है तो आपको सारे डायमेंशंस कवर करने होंगे। उनकी कैसी वो लोग पेंटिंग वगैरह करते थे, कैसे वो स्कल्पचर्स बनाते थे, कैसी वो पॉटरी करते थे, ठीक है, सारी चीज़ों को हमें कवर करना होगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं टाउन प्लानिंग के अंतर्गत पॉइंट्स क्या आएंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो टाउन प्लानिंग वाला क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, टाउन प्लानिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टाउन प्लानिंग का। देखिए, तो अब आप खुद सोचने का प्रयास कीजिए कि अगर हम टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। अगर एक टाउन बन रहा है तो उसमें घर बनेंगे, तो हमें घरों के निर्माण की बात करनी पड़ेगी। उसमें रोड कैसी बनेगी ये बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा ये बात करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, और वाटर मैनेजमेंट कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिए, तो उन्हीं पर हमको अपनी टाउन प्लानिंग का डिस्कशन रखना है। तो अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा और आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो जो उस समय की
भवन निर्माण होता था, बिल्डिंग्स होता थे, वो कैसे बनती थी? तो बिल्डिंग्स का निर्माण क्या होता था, सेटलमेंट्स बनाई जाती थी, जो जगहें थी वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी। एक थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता था, एक थोड़ा नीचा पार्ट होता था। जो नीचे वाला जो पार्ट होता था, इसमें कहा जाता था कि नॉर्मल लोगों के घर होते थे, वहां पर नॉर्मल लोगों के घर निर्मित होते थे। और जो ऊंचा वाला पार्ट था, तो इसमें जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे, जैसे कि हम ग्रेट ग्रानरी देखते हैं मोहनजोदारो की, ये सारी चीजें निर्मित होती थी। और उसके बाद ये हमने देख लिया सेटलमेंट या फिर बिल्डिंग वाला पार्ट। उसके बाद क्या आता है, ड्रेनेज जो व्यवस्था थी वो काफी हमें एक्सीलेंट दिखाई देती है, उन्नत दिखाई देती है। उस समय पर ऐसा ड्रेनेज बना था कि बीच बीच में उनके मेन होल्स होते थे और वहां पर उनकी आसानी से सफाई हो जाती थी। और साथ में जो नालियां होती थी वो पक्की ईंटों से ढकी होती थी। और जो रोड्स थी वो ऐसे बनी थी कि वो राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करती थी और इनको ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। और जो घर बने होते थे वो इन्हीं रोड्स के किनारे हमें निर्मित दिखाई देते हैं। और साथ में ये जो घर होते थे, इनका जो मेन दरवाजा होता था, ये मेन रोड पर ना खुलकर कहाँ पर खुलता था, गलियों में खुलता था। और सामने इनकी गेट की सॉरी रोड की तरफ इनकी खिड़कियां होती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, तो चीज़ें आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। उसके बाद गेटवेज जो होते थे, तो बड़े बड़े हमें जो शहर थे जैसे लोथल, कालीबंगन, ये सारे में हमको बड़े बड़े मुख्य द्वार दिखाई देते हैं शहरों में। और उसके बाद जो वाटर मैनेजमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और लोथल जैसा जो शहर है वहां पर हमको एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड दिखाई देता है, यानी कि कृत्रिम गोदीबाड़ा दिखाई देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने होंगे पूरा इसके अंतर्गत टाउन प्लानिंग में, ये कैसे अच्छी इनकी व्यवस्था थी। तो वही आइए अब हम डिटेल से देखते हैं। तो ये भवन निर्माण, या फिर आप इस पॉइंट को सेटलमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट पहला पॉइंट हो गया। तो ये जो सेटलमेंट होते थे ये मेनली दो सेक्शंस में डिवाइडेड होते थे, एक सिटाडल कहा जाता था, एक लोअर टाउन कहा जाता था। जो सिटाडल था, यहाँ पर ये ऊंचा वाला पार्ट जो था वो सिटाडल था और यहाँ पर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी मड ब्रिक के इस्तेमाल से। ठीक है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बेसिकली बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। और ये जो लोअर टाउन से सेपरेट होते थे, तो बीच में क्या होती थी, वॉल होती थी और सेपरेशन होता था लोअर टाउन और सिटाडल का। सिटाडल ऊंचे वाले हिस्से को कहा जाता था। जो ग्रेट ग्रैनरी है मोहनजोदारो की, वो हमको इस रेज्ड प्लेटफॉर्म में, ये सिटाडल वाले प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती है। इस समय पर ये जो मड ब्रिक यहाँ पर मैंने बताया, ये मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म होता था ऊंचा। ठीक है, और मड ब्रिक के साथ साथ ब्रिक, सनड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स का भी प्रयोग होता था बिल्डिंग्स के निर्माण में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे बिल्डिंग के निर्माण में। उसके बाद इनकी ड्रेनेज व्यवस्था कैसी थी? तो जो सिटी थी उसमें हमको बहुत अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रत्येक घर की अपनी जल निकासी और सोखता गड्ढा होता था। जो आज हम देखते हैं सोखते होते हैं हमारे घरों में, वैसे ही इनके पास भी सोखते की प्रॉपर व्यवस्था थी और प्रॉपरली इनका जो जल था वो निकास करता था, जो सार्वजनिक जल निकासी से जुड़ा हुआ था। तो इनका जो सोखता था वो एक पब्लिक ड्रेनेज से भी जुड़ा हुआ था। इतने अच्छे से इन्होंने इसको डेवलप करके रखा था। और ईंटों की बनी नालियां हमको प्रत्येक गली में दिखाई देती हैं कि ईंटों से ढकी थी नालियां, इनकी ईंटों से बनी हुई थी और वे ढकी भी हुई थी। और सफाई और समाशोधन उद्देश्यों के लिए अंतराल पर मेनहोल भी हमको निर्मित दिखाई देते हैं कि इनकी आसानी से सफाई हो सके, तो नालियों के बीच बीच में मेनहोल भी दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उनकी सड़कें कैसी होती थी? तो सड़कें जो थी वो ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जो समकोण पर काटती थी, यानी कि राइट एंगल्स पर एक दूसरे को काटती। देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या है कि घरों को बनाया जाता था स्ट्रीट्स के साइड में, जहां पर जिन स्ट्रीट्स के साइड पर ड्रेन्स भी बनाए जाते थे वहीं पर इन घरों का भी निर्माण किया जाता था। यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको सुधार लीजिएगा, इसका फॉर्मेशन गलत है। उसके बाद देखते हैं हाउसिंग, इनके आवास कैसे होते थे। इनके जो आवासों में जो कमरे होते थे ये आमतौर पर केंद्रीय आंगन के आसपास बनाए जाते थे। समझ लीजिए कि एक आंगन के आसपास कमरे बनाए जाते थे। सामने के दरवाजे शायद ही कभी मुख्य सड़क पर खुलते थे और सड़क पर मुख्यतः खिड़कियां खुलती थी। जो मेन रोड होती थी उनके साइड पर इनकी खिड़कियां होती थी। हमें यहाँ पर 2 मंजिल मकान भी देखने को मिलते हैं, जिससे वहां पर कुलीन वर्ग की उपस्थिति की पुष्टि होती है।
तो देखिए जो भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं उसी हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि लोग कैसा जीवन यापन कर रहे थे। जो ये 2 स्टोरी हाउसेस हमको मिलते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि वहां पर इलीट क्लास यानी कि कुलीन वर्ग भी रहता होगा ऐसे घरों में। उसके बाद जो ये घर बनाए जाते थे उस समय पर ये ज्यादातर हवादार होते थे, जिससे उच्च स्तर की शहरी समृद्धि की भी पुष्टि होती है, यानी कि अर्बन प्रॉस्पेरिटी दिखाता है ऐसे वेंटिलेटेड हाउसेस का होना। राइट, तो ये हमने इनका हाउसिंग डिस्कस कर लिया। अब एक जो उनके टाउन प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इनका ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देख लेते हैं क्या था ये। तो ये हमको मोहनजोदारो में मिलता है। मोहनजोदारो में हमने इसको पढ़ा होता है ग्रेट बाथ। अब इसी को हमें डिटेल में देखना है। ये इतना बड़ा था तो ऐसा माना जाता है कि बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग आकर इसमें स्नान करते होंगे, तो धार्मिक प्रयोग इसका माना जा सकता है। और ये एक बड़ा आयताकार स्थान था, एक रेक्टेंगुलर स्पेस थी ये। इसके केंद्र में चारों तरफ दीर्घाओं और कमरों के साथ एक विशाल महाजल कुंड था। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं और इसकी इमेज खोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गूगल सर्च करके इसकी इमेज साथ में खोल लेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आपको ये इमेज देखकर इसको लर्न करना आसानी से याद भी रह जाएगा आपको। ऐसा आप सिर्फ इसके लिए नहीं और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको ना रट रही हो तो आप अगर उसकी इमेज देखेंगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो अगर आप इसकी इमेज सामने खोल लिए होंगे आप तो आप देख लेंगे और आप इसको याद कर पाएंगे। इसके केंद्र में चारों तरफ दीर्घाओं और कमरों के एक साथ विशाल महाजलकुंड था, यानी कि केंद्र में एक जलकुंड था, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था और उसके चारों तरफ क्या थी, गैलरीज और रूम्स हमको दिखाई देते हैं। इसके बगल के कमरे में से एक में स्थित एक कुएं से महाजलकुंड को पानी मिलता था। तो एक बगल में जो कमरा था उससे इसका जो पूल था उसमें पानी आता था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी। नॉर्थ और साउथ में हमको सीढ़ियां दिखाई देती। किनारों पर ईंटें लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके इसे जलरोधी बनाया गया था कि ये इससे वाटर जो है वो लीक ना हो, इसलिए किसका प्रयोग किया गया था, जिप्सम और मोर्टार का। उसके बाद ये मोहनजोदारो पुरास्थल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक माना जा सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये मोहनजोदारो में से प्राप्त हुआ है। तो ये ग्रेट बाथ के जो फीचर्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। फिर हम बाकी फीचर्स देखते हैं। जो गेटवेज देखे थे हमने इनकी टाउन प्लानिंग में, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि गेटवेज होते थे कुछ मेजर सिटीज में, जैसे कि लोथल, कालीबंगन वगैरह में हमको 2 या फिर उससे ज़्यादा गेटवेज दिखाई देते हैं, द्वार दिखाई देते हैं। ये बेसिकली 2 तरह के होते थे, एक सिंपल एंट्रेंस होती थी और दूसरी कुछ स्पेशल एंट्रेंस होती थी। द्वार हमको 2 तरह के दिखाई पड़ते हैं, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद जल प्रबंधन जो था ये भी काफ़ी अच्छा था। तो हड़प्पा के जो लोग थे ये जल प्रबंधन में दक्ष थे, काफ़ी स्किल्ड थे। उन्होंने बेहतर उत्पादन और अपनी फसलों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो इन्होंने कैनाल्स जो थे वो भी कंस्ट्रक्ट कर लिए थे उस समय पर। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए भी कुछ अवसंरचना बनाई थी, यानी कि उसका पानी भी कलेक्ट हो सके। तो ये आप देख रहे हैं कितना ज्यादा एडवांस थे उस समय के लोग। इन्होंने बांध, नहर, जलाशय जैसे कुछ साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं, तो इन्होंने इसको भी डेवलप कर लिया था, यानी कि डैम्स, कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स। और साथ में हमको एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, लोथल में। तो ये हमारा जल प्रबंधन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए अब जो हमारी टाउन प्लानिंग वाले पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक लिखना होगा। लेकिन अगर आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाता है पूरा हड़प्पा का, तो आपको बाकी चीज़ें भी डिस्कस करनी होंगी। सिर्फ टाउन प्लानिंग वाला पॉइंट नहीं लिखना होगा, बाकी चीज़ें भी करनी होंगी। तो वही हम अब देखते हैं। तो हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए क्या डिस्कस करना होगा, उस समय जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, सील्स, उससे हमें पता चलता है कि उनका आर्ट और आर्किटेक्चर कितना डेवलप्ड था। तो ये जो हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं ये बेसिकली मेनली किसकी प्राप्त हुई है, सेल खड़ी की, यानी कि स्टीएटाइट की। तो ये मटेरियल ये लोग यूज करते थे। और साथ में इसके अलावा टेराकोटा, तांबा, सोना और हाथी के दांत, इन सब का भी प्रयोग किया जाता था मुहरों के निर्माण में। ये सब तो थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। मेनली ये जो मुहरें थी ये चौकोर होती थी, लेकिन गोलाकार, आयताकार और त्रिकोणीय मुहरें भी हमको देखने को मिलती हैं। और माना जाता है कि ये जो मुहरें थी इनका उपयोग क्यों किया जाता, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाता था, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।
और कई बार इनका उपयोग ताबीज के रूप में पहनने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो ये इनका मुहरे हो गई। और क्या हुआ, ये जो कुछ मुहरे थे इन पर हमको गणितीय छापे भी दिखाई देती है, जिनका उपयोग शायद शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, यानी कि कुछ मैथमेटिकल इंप्रेशंस दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि ये शायद एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता होगा। जो इनमें हमको पिक्चर्स दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी हैं, बुल, गोट, बफेलो, टाइगर, एलिफेंट जैसे जानवरों की हमको इसमें मुहरों में चित्र बने दिखाई पड़ते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमको हॉर्सेस नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जो वो हमको आगे वैदिक एज में दिखाई देंगे। फिर आती है लिपि यानी स्क्रिप्ट। तो इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, अब आप देख रहे हैं कि आर्ट की बात होगी तो आपको हर डायमेंशन को कवर करना होगा, आर्ट में सारी चीजें आ जाएंगी। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अगर हम इसको डेसिफर कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा इनके बारे में, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सके हैं, तो वही देखते हैं कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो बोस्ट्रोफीडन स्टाइल की है। बोस्ट्रोफीडन स्टाइल कौन सी होती है, जिसमें जो पहली लाइन होगी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाएगी और अगली लाइन लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी। फिर उसके बाद की जो तीसरी लाइन होगी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। इस तरह से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो बोस्ट्रोफीडन स्टाइल की लिपि होती है। और एक क्या कहा गया है, कई स्थलों से हमको इनके एक ही सामान्य लिपि मिली है, यानी कि कॉमन लिपि मिली है। इसका मतलब ये क्या दिखाता है, कल्चरल इंटीग्रेशन दिखाता है, सांस्कृतिक एकीकरण, कि कई एक बड़े क्षेत्र में लोग एक ही टाइप की लिपि का, एक ही टाइप की स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे। साथ में इनकी जो स्क्रिप्ट है ये लोगो सिलेबिक है। ठीक है, यानी कि इसमें हमको कुछ सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, धोलावीरा से हमको एक एग्जाम्पल के रूप में इनकी स्क्रिप्ट के धोलावीरा से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखाई दे रही है, जो क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि इसमें उस समय पर लोग, ऐसा नहीं था कि काफी ज्यादा शहरी साक्षरता थी, ये नहीं दर्शाती है, लेकिन ये दिखाता है कि नॉर्मल कॉमन नॉलेज लोगों में थी। ठीक है, तो लेखन के नागरिक उपयोग को इंगित करता है, हालांकि इससे हड़प्पा के लोगों के बीच उच्च शहरी साक्षरता की पुष्टि नहीं होती है। तो ये नहीं पता चलता है कि ये लोग शहरी रूप से, शहरी साक्षरता काफी हाई थी, लेकिन ये पता चलता है कि नॉर्मल कॉमन नॉलेज इन लोगों में थी, इनकी स्क्रिप्ट से ये पता चलता है। उसके बाद सील्स देख ली, स्क्रिप्ट देख ली। अब हम उस समय में मृदभांड यानी कि पॉटरी, तो पॉटरी से भी हमको उनके काफी ज्यादा आर्ट और कल्चर के बारे में पता चलता है। तो इस दौरान हम देखते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे, मृदभांड प्रचलित थे। एक हो गए थे सिंपल प्लेन पॉटरी थी, और दूसरी होती थी चित्रित मृदभांड यानी कि पेंटेड पॉटरी। ठीक है, तो जो सादे थे, प्लेन थे, इनका उपयोग संभवतः किस लिए किया जाता था, घरेलू सामान को रखने के लिए किया जाता था। लेकिन जो चित्रित होते थे मृदभांड, पेंटेड, लेकिन जो ये चित्रित होते थे, ये बेसिकली चित्रित मृदभांड दो तरह के होते थे, एक रेड पॉटरी और एक ब्लैक पॉटरी, लाल और काले बर्तन, मिट्टी के बर्तन। इनका उपयोग बेसिकली क्यों किया जाता था, सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए किया जाता था। और जो प्लेन पॉटरी थी उसको माना जाता है कि ये हाउस होल्ड की जो चीजें होती थी, नॉर्मल आइटम्स होते थे घर के, उसको रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद चित्रित मृदभांड में जानवर, पक्षी, पेड़, आकृति, हमें ये सारे दिखाई देते हैं, इनकी ज्यामिति आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। और मृदभांड बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रमाण दिखाते हैं, यानी कि क्या एविडेंस शो करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा, तभी इसमें स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती थी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चरहूदड़ो जैसे कई स्थलों में हमको मिट्टी के बर्तन के भट्टे पाए गए हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन जहाँ पर बनाए जाते थे वो हमको वैसे स्थल भी ऐसी जगहों से मिले हैं। तो ये हो गया हमारा उस समय की पॉटरी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। फिर हम आते हैं स्कल्पचर। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर हमको वहां पर देखने को मिलता है। आपने वो कांसे की नर्तकी के बारे में सुना होगा, डांसिंग गर्ल, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, वो भी ब्रॉन्ज की है। तो कांच की ढलाई लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके की गई थी, यानी कि एक ये तकनीक आपको लर्न कर लेनी है, आपको इसको मेंशन करना होगा अगर पूछा जाएगा तो। ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। और काफ़ी सारे हमको ऐसे फिगर्स मिले हैं जो इस तकनीक से बनाए गए थे इसका उपयोग करके।
उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आपको पता है मोहनजोदाड़ो की नृत्यकी की मूर्ति, और कालीबंगन में एक पाया गया है कांस्य का बैल। ठीक है, तो ये हमने इनकी ब्रॉन्ज स्कल्पचर देख ली। अब टेराकोटा के भी स्कल्पचर बनाए जाते थे। टेराकोटा का स्कल्पचर कैसे बनता था? ये आग में पकी हुई मिट्टी से बनाई गई जो मूर्तियां होती थी उसको कहते हैं टेराकोटा का स्कल्पचर। ये ज्यादातर हमें कहाँ मिले हैं? धोलावीरा और कालीबंगन के क्षेत्रों में मिले हैं। और ये आमतौर पर लघु पहिया गाड़ियां जो होती थी, खिलौने, जानवर, इनकी जो मूर्तियां होती थी उसको बनाने में उपयोग किए जाते थे। और सबसे जो प्रसिद्ध हमें दिखाई देती है टेराकोटा मूर्ति, वो कौन सी है? मातृ देवी की मूर्ति और सींग वाले देवता का मुखौटा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फेमस। उसके बाद सिंधु घाटी के कई स्थलों में हमको मातृ देवी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो हमको कई सारी मातृ देवी की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं टेराकोटा की, यानी कि मदर गॉडेस के कुछ कई सारे फिगर्स दिखाई देते हैं जो कि टेराकोटा से निर्मित थे। ठीक है, अब उस समय के आर्ट का ही एक पार्ट हो जाता है ऑर्नामेंट्स और टेक्सटाइल्स, यानी कि जो आभूषण और जो कपड़े वो लोग पहनते थे वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो कैसे पहनते थे? तो इनके द्वारा बनाए और पहने जाने वाले जो मुख्य आभूषण थे उसमें क्या क्या आ जाता था? हार, झुमके, पायल, बाजूबंद, अंगूठियां, पट्टिका, ये सारे ऑर्नामेंट्स वो लोग पहना करते थे। और कुछ आभूषण थे जैसे कि करधनी, पायल, झुमके, ये विशेष रूप से किनके होते थे? महिलाओं के होते थे। इनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता था? स्टोन्स और पर्ल्स जो कौन कौन से होते थे? नीलम, क्वार्ट्ज, कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों का ये लोग प्रयोग करते थे। लोथल और चनहूदड़ों के कई स्थलों से हमको मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली हैं लोथल और चनहूदड़ों से। उसके बाद ये लोग जो कपड़े पहनते थे उसमें कपास ये लोग प्रमुख रूप से यूज करते थे गर्मियों में, और सर्दियों के लिए हमको दिखाई पड़ता है कि ये लोग ऊन का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको अगर पूछा जाएगा तो पहले तो आपको टाउन प्लानिंग वाला पार्ट बताना होगा थोड़ा सा, उसके बाद उस समय पर कैसी सील्स होती थी, सील्स के बाद आप क्या बताएंगे? स्क्रिप्ट उनकी कैसी थी, और उसके बाद पॉटरी कैसी थी, उसके बाद जो ये स्कल्पचर बनाते थे इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी थे और टेराकोटा के स्कल्पचर भी हमको दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑर्नामेंट्स और टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये सारे आपको डायमेंशंस कवर करने होंगे, तब आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। राइट, तो आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।